हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। हम आज एक नए एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं। हमने अभी तक बेसिकली जेजेबी के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, कि क्या होता है जेजेबी, इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, कौन कौन मेंबर्स होते हैं इनकी, क्या क्या क्वालिफिकेशन से डिस्क्वालिफिकेशन, कब टर्मिनेट किया जा सकता है इनको, इनके मेंबर्स को, ठीक है। उसका प्रोसीजर पढ़ लिया था, ठीक है। प्रोसीजर के बाद में जेजेबी की क्या फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इन सब चीजों से अपन ने डील कर लिया था, ठीक है। लेकिन एक चीज का है, देखें कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जब किसी भी चाइल्ड, अब चाइल्ड कौन सा, अपन ने दो प्रकार के चाइल्ड पढ़े थे, एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ऐसा चाइल्ड, ऐसा बालक जिसने विधि का उल्लंघन किया है। दूसरा कौन सा था, चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई बालक जिसने अपराध कमिट नहीं किया है, लेकिन उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको या तो सरेंडर कर दिया है या वो ऑर्फन है, ठीक है ना, तो उसको क्या है, देख रेख या संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा बालक जिसको देख रेख या संरक्षण की आवश्यकता है, और ऐसा बालक जिसने विधि का उल्लंघन किया है। विधि का उल्लंघन का मतलब किसी भी लॉ, जो अपने लॉ हैं उनमें से किसी का उल्लंघन किया है। तो ये जो दो प्रकार के बालक हैं, दो प्रकार के चाइल्ड हैं, इनसे पूरा जेजे एक्ट डील करता है, ठीक है ना। अब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, इसको कौन डील करता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, इसको कौन डील करता है, कमिटी, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। तो अपन ने बेसिकली जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पढ़ा था, उसका प्रोसीजर पढ़ लिया, उसके फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लिए, सारी चीजें पढ़ ली। अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर का मतलब कि अगर किसी भी बालक ने, किसी भी बच्चे ने विधि का उल्लंघन किया, ठीक है, उसके बाद में जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उस बालक को पेश किया जाता है, कोर्ट के सामने लाया जाता है, तो उस कोर्ट की क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, ठीक है ना, क्या कैसे किस प्रकार से इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाता है तो वो क्या होता है, बच्चा कौन सी एज का होता है, उसके कौन कौन से ऑर्डर्स पास किए जाएंगे, ये सब चीजों से आज अपन डील करेंगे, ठीक है। वन बाई वन चलेंगे। आज अपन स्लाइड से पढ़ेंगे, स्लाइड में आपके लिए कंप्लीट बना के लाया हूं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला है कि प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। क्या, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है। तो ऐसा बालक जिसने विधि का उल्लंघन किया है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सेक्शन 10 क्या बोलता है, देखिए हमको ये चार्ट को ध्यान में रखना है, इस चार्ट को ध्यान में रखते हुए अपन चलेंगे तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। क्या है कि सबसे पहले उस बालक को, जो व्यक्ति है या चाइल्ड है, अब चाइल्ड बोलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऐसा चाइल्ड, ऐसा बच्चा, ऐसा बालक जिसने विधि का उल्लंघन किया है, लेकिन वो कौन सा है, जिसकी एज 18 ईयर से कम हो, ठीक है ना। तो उस बच्चे ने अगर विधि का उल्लंघन किया है तो वो क्या है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, और उस बालक को सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो अरेस्ट करने के बाद में क्या, अरेस्ट करने के बाद में जो कुछ अथॉरिटीज हैं या कुछ पेरेंट्स हैं, या जो बेसिकली जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो बालक है उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष जब पेश करने के बाद में जो बोर्ड है उसकी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, ठीक है। इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में जब इंक्वायरी हो जाएगी तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग क्या पास करेगा, ऑर्डर्स पास करेगा कि भाई अगर चाइल्ड है जिसने ऑफेंस कमिट किया है तो क्या प्रकार के ऑर्डर्स रहेंगे, और जिसने नहीं किया है वो उसके प्रकार क्या प्रकार के ऑर्डर्स रहेंगे, ठीक है ना। अब
कौन कौन से ऑर्डर्स वो पास नहीं कर सकता है, ठीक है ना, ये सेक्शन 21 में दिया गया है, कौन कौन से ऑर्डर पास नहीं कर सकता है, या क्या किसी भी चाइल्ड से बॉन्ड साइन कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, ये सारी चीजें अपन यहां पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब किसी भी चाइल्ड ने हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है ना, तो चाइल्ड को क्या भाई कहां भेज दिया, उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा सबसे पहले, और प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद में क्या है, उस बच्चे को अगर लगता है कि उसको एडल्ट की तरह ट्राई करना है, किसकी तरह, एडल्ट की तरह उसके विचारण करना है, तो चिल्ड्रन कोर्ट भेज दिया जाएगा। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, ये हमने एक स्लाइड में बना दिया है, एक स्लाइड में बना के क्या बना दिया को पूरा, कि सेक्शन 10 में एप्रीहेंड किया मतलब उसको गिरफ्तार किया, देन उसकी इंफॉर्मेशन सेक्शन 13 में पेरेंट्स को और उस कुछ अथॉरिटीज को दे दी गई, ठीक है ना। उसके बाद में उस जुवेनाइल जस्टिस जो बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष उस बालक को पेश किया गया, ठीक है ना। फिर सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग उसकी इंक्वायरी हुई। अब इंक्वायरी, ये सारी प्रोसीजर जो है अपन डील करेंगे बेसिकली 1 by 1 सेक्शन के थ्रू, ठीक है ना। अब इंक्वायरी के बाद में कौन कौन से ऑर्डर्स पास किए जाएंगे, कौन कौन से ऑर्डर्स पास नहीं किए जा सकते, अगर कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया है तो उसके क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक है ना। और तीसरी कि भाई अगर किसी भी चाइल्ड का एडल्ट की तरह ट्राई किया जाना है, एडल्ट की तरह विचारण किया जाना है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, बेसिकली अपन इस चार्ट की फॉर्मेट में समझेंगे, ठीक है। हम इस चार्ट के फॉर्मेट में समझने का मतलब, मैंने आपको बोला कि अपने को कॉन्सेप्ट के बेस पर चलना है, सेक्शन टू सेक्शन नहीं पढ़ना है, ऐसे रट्टाफिकेशन काम का नहीं करना है कि भाई एक सेक्शन ये बोलता है फलाना ये ढकाना ये, ऐसे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे चलना है कि ये ऐसा होता है, फिर उसके बाद में ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। अगर इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्या है, चीजें छप जाएंगी, है ना, याद जल्दी से हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सेक्शन 10 क्या कहता है। सेक्शन 10 एंड 13 की बात कर रहे हैं अपन। सेक्शन 10 एंड 13 क्या बोल रहा है कि किसी भी चाइल्ड को एप्रीहेंड किया सॉरी किसी भी चाइल्ड को एप्रीहेंड किया जा रहा है, अगर किसी भी चाइल्ड को एप्रीहेंड किया जाता है, एक मिनट गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। अगर किसी भी चाइल्ड को एप्रीहेंड का मतलब यहां पे गिरफ्तार करना है, बेसिकली अरेस्ट वर्ड नहीं है, ध्यान रखना। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में किसी प्रकार का अरेस्ट वर्ड यूज नहीं किया गया है, क्या किया गया है, एप्रीहेंड वर्ड यूज किया गया है, ठीक है ना। ये अरेस्ट वर्ड यूज नहीं किया गया, एप्रीहेंड मतलब कि उसका इसी को मतलब पकड़ के लाना है या फिर गिरफ्तार करके लाना है, कि किसी भी बालक को किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा क्या किया जाना है, अरेस्ट किया जाना है। अब अरेस्ट करने के बाद में वो पुलिस ऑफिसर उस बालक को कहां रखेगा, ठीक है, या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के समक्ष रखेगा। मतलब बेसिकली एक बालक को पुलिस के द्वारा एप्रीहेंड करने के बाद में कहां, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के समक्ष रखेगा या पेश करेगा, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है, ये 24 आवर्स में, कितने 24 आवर्स में उस बालक को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष क्या करेंगे, पेश करेंगे। कहां, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश करेंगे, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश करेंगे। अब लेकिन यह है कि जब जिस बालक को पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया गया है, तो उसको किसी भी लॉकअप या जेल में नहीं रखा जाएगा, क्या लॉकअप या जेल में नहीं रखा जाएगा। दूसरा, इन सब चीजों के रिगार्डिंग किस प्रकार से उस बालक को किसी व्यक्ति के पास में रखा जाएगा या किस मैनर में उसको बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट क्या रूल्स बनाएगी। तो सेक्शन 10 क्या बात करता है कि कोई भी बालक को अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया जाता है तो उसको स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के समक्ष रखा जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों अथॉरिटीज जो हैं 24 आवर्स के अंदर उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि उस व्यक्ति को, उस बालक को क्या है, किसी भी लॉकअप या जेल में नहीं रखा जाएगा। और इस किसी बालक को किस प्रकार से, किस मैनर में बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट जो है
रूल्स फ्रेम करेगा, रूल्स बनाएगा, ठीक है ना। ये सेक्शन 10 बात करता है। अब जैसे ही स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर इसको बेसिकली इनके समक्ष रखा जाएगा, तो इसकी इंफॉर्मेशन सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग किसको, पेरेंट्स या गार्जियन को देगा कि भाई आपके जो बालक है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, सॉरी अप्रीहेंड कर लिया गया है, और उसके बाद में आप कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो, ठीक है ना। और डायरेक्शन दिए जाएंगे किसके द्वारा, ये स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के, कि भाई प्रोबेशन ऑफिसर या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, अगर प्रोबेशन ऑफिसर अवेलेबल नहीं होता है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर पिक्चर में आता है बेसिकली। तो ये इन दोनों अथॉरिटीज को डायरेक्शन दिया जाएगा किसके द्वारा, इन दोनों अथॉरिटीज के द्वारा, कि कोई भी बालक है जिसको अरेस्ट किया गया है, एप्रीहेंड किया गया है, उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाए, क्या बोलते हैं उसको, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ठीक है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब ये सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट किसकी बनाई जाएगी, जो ये पेरेंट्स रहेंगे ना, या उसकी जो एंटीसीडेंट है, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, इसकी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई जाएगी, किसके द्वारा बनाई जाएगी, ये ठीक है। ये स्लाइड कहां गई, ठीक है। तो अब इतना ध्यान रखें कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई जाएगी कि, और उसकी विदिन 2 वीक्स में उसको सबमिट किया जाएगा किसके समक्ष, इनके समक्ष, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस बेसिकली इन दोनों अथॉरिटीज के रिगार्डिंग इन दोनों अथॉरिटीज को दिए जाते हैं कि भाई आप सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएं, किसकी, फैमिली बैकग्राउंड या उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है या उसकी जो एंटीसीडेंट है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट चीज है सेक्शन 13, इतनी सी बात करता है। फिर है सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या बोलता है, सेक्शन 14 बोलता है कि जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष किसी भी बालक को पेश किया जाता है ना, तो वो एक इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, क्या इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, एक इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। अब इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में, या इंक्वायरी से अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो दोनों सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग है सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग क्या एक ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग है सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, ठीक है। अपन डील करेंगे 1 बाय 1। नेक्स्ट चीज है कि कोई भी जो इंक्वायरी है, अब इंक्वायरी की कैसे जाएगी, क्या है, इंक्वायरी कैसे की जाएगी भाई, अभी किसी भी बालक को, जो ऐसा बालक जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जिसने विधि का उल्लंघन किया है, ठीक है ना, उस बालक को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा, ठीक है ना। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, ठीक है ना। इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में वो सेक्शन 17 या सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर पास कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर पास करने के बाद में वो प्रोसीजर आगे चलेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि इंक्वायरी का टाइमिंग क्या रहेगा, इंक्वायरी कब कब कैसे कैसे की जाएगी। तो कोई भी इंक्वायरी जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है कंडक्ट करते हैं, तो वो विदिन 4 मंथ्स में, कितना, विदिन 4 मंथ्स में कंप्लीट होनी चाहिए। अगर 4 महीने के अंदर वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है 2 महीने का टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मतलब कि कोई भी इंक्वायरी को खत्म होने के लिए, 6 महीने चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब कि इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट होनी चाहिए, 6 मंथ में कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई भी हीनियस ऑफेंस कमिट किया गया, किसी भी बालक के द्वारा हीनियस ऑफेंस कमिट किया गया है, और प्रीलिमिनरी उस बालक का प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा। जब किसी भी बालक के द्वारा हीनियस ऑफेंस कमिट किया जाता है, तो उसका प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया जाता है। प्रीलिमिनरी असेसमेंट क्या होता है, एक प्रकार का असेसमेंट होता है कि बच्चे की मेंटल या फिजिकल कैपेसिटी को एनालिसिस करना होता है कि इसकी मेंटल फिजिकल कैपेसिटी ऑफेंस को कमिट करने के टाइम पे क्या थी, ठीक है ना। तो प्रीलिमिनरी असेसमेंट कमिट किया जाएगा और उसका टाइमिंग क्या रहेगा, 3 मंथ्स। मतलब कि उसको 3 महीने में वो असेसमेंट जो है कंप्लीट
होना चाहिए, ठीक है ना। अब दो चीजें कंप्लीट हो गई कि भाई इंक्वायरी जो है मैक्स टू मैक्स 6 मंथ में कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना, और असेसमेंट जो है वो 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। याद रखने के लिए ध्यान रखें कि इसका आधा, एक तरह से क्या, इसका आधा, ठीक है ना। अब सपोज करते हैं कि इंक्वायरी जो है वो 6 महीने में कंप्लीट नहीं होती है, इंक्वायरी जो है 6 महीने में कंप्लीट नहीं होती है, अगर वो पिटी ऑफेंस है, क्या, अगर वो पिटी ऑफेंस है, अगर वो पिटी ऑफेंस है और इसकी इंक्वायरी 6 महीने में कंप्लीट नहीं होती है, मतलब कि एक्सटेंडेड टाइम में भी कंप्लीट नहीं होती है, तो उसकी प्रोसीडिंग्स को, उसकी इंक्वायरी को क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि भाई कोई भी जो इंक्वायरी सीरियस या हीनियस ऑफेंस की हो रही है, क्या, कोई भी इंक्वायरी सीरियस या हीनियस ऑफेंस की इंक्वायरी चल रही है और वो इंक्वायरी जो है एक्सटेंडेड टाइम मतलब कि 6 मंथ में भी कंप्लीट नहीं होती है, तो सीजीएम या सीएमएम, कौन, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है बेसिकली उस इंक्वायरी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, कि भाई उसका टाइम पीरियड जो है बढ़ा देंगे, लेकिन कब बढ़ाएंगे, वो रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद में, कि अगर उनको लगता है कि सफिशिएंट रीजंस इनके पास में अवेलेबल हैं और इंक्वायरी जो है चलनी चाहिए, है ना, तो वो इस टाइम को क्या कर देंगे, 6 महीने से भी बढ़ा देंगे। तो अब इतना ध्यान रखें कि हीनियस ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस की कंडीशन में ये जो इंक्वायरी का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना, आफ्टर द रीजन रिकॉर्डिंग द रीजंस, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज है कि भाई जब इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है तो इंक्वायरी का जो प्रोसीजर होगा उसको डिस्पोज कैसे किया जाएगा, इंक्वायरी को डिस्पोजल कैसे किया जाएगा। अगर कोई भी पिटी ऑफेंस है, क्या, अगर कोई भी पिटी ऑफेंस है, तो पिटी ऑफेंस का हमेशा ध्यान रखना कि पिटी ऑफेंस की जो इंक्वायरी है ना उसका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा, कि समरी मैनर की तरह किया जाएगा। ध्यान रखें जब अपन ने सीआरपीसी पढ़ेंगे, क्या, जब अपन सीआरपीसी पढ़ेंगे तो सीआरपीसी में ना प्रोसीजर्स दिए गए हैं केसेस को डील करने के लिए, जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है ना, एज ए वारंट ट्रायल भी दिया प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है ना, सम्मन प्रोसीजर दिया गया, समरी प्रोसीजर दिया गया, ये सारे प्रोसीजर सीआरपीसी में दिए गए, ठीक है ना। अब जब अपन ने सेक्शन 2 पढ़ा था उसकी जो डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक्ट जो वर्ड है इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है, वो वर्ड का मीनिंग अपन कहां से लेंगे, बाकी के एक्ट से लेंगे, बाकी के जो विधि की जो विधि बनाई गई है उनसे लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये है कि भाई कोई भी जो प्रोसीजर्स हैं वो सीआरपीसी में दिए गए, तो अब कोई ना कोई प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा किसी भी केस का डिस्पोजल करने के लिए। तो पिटी ऑफेंस का, अगर कोई भी पिटी ऑफेंस का जब अपन डिस्पोजल करेंगे तो हमेशा ध्यान रखें समरी प्रोसीडिंग्स की तरह करेंगे, समरी मैनर में करेंगे, ये समरी प्रोसीजर की तरह करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, दूसरी चीज है कि अगर कोई भी सीरियस ऑफेंस है, क्या, अगर कोई भी सीरियस ऑफेंस कमिट किया गया किसी बालक के द्वारा, तो ध्यान रखें सीरियस ऑफेंस और हीनियस ऑफेंस का यहाँ पे अलग अलग डिस्पोजल होगा। अब होगा कैसे वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर किसी भी बालक के द्वारा सीरियस ऑफेंस कमिट किया गया तो उसकी प्रोसीडिंग्स कैसी चलेंगी, सामान्य मैनर में चलेंगी। कैसे चलेंगी, सामान्य मैनर में चलेंगी। सामान्य मैनर में उसका उनकी प्रोसीडिंग्स का क्या होगा, डिस्पोजल होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखें कि हीनियस ऑफेंस, अगर हीनियस ऑफेंस कमिट किया जाता है किसी बालक के द्वारा, तो अगर वो बालक क्या है 16 ईयर से कम है, क्या, अगर वो बालक 16 ईयर से कम है, मतलब कि उस बालक ने किसी प्रकार का ऑफेंस कमिट किया है तो 16 ईयर से कम है, तो उसकी प्रोसीडिंग्स का डिस्पोजल, उसके केस का डिस्पोजल सम्मान मैनर की तरह किया जाएगा। कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, मतलब सम्मान मैनर की तरह किया जाएगा। अगर वो बालक जिसने ऑफेंस कमिट किया है, कौन सा ऑफेंस, हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, और हीनियस ऑफेंस कमिट करने के एज करने के टाइम पे उसकी एज क्या थी, 16 ईयर से अबव थी, मतलब उसने 16 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है, तो उस बालक को सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, क्या, उस बालक को सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग क्या, प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा, प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा, उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा। मैंने आपको अभी प्रिलिमिनरी असेसमेंट बताया था कि होता क्या है, अभी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये आपने प्रोसीजर थोड़ा सा पढ़ा कि इंक्वायरी होती कैसे है। ठीक है ना, इंक्वायरी का टाइम पीरियड क्या रहता है, थोड़ा सा एक बार मैं आपको ब्रीफ करा देता हूं कि जब भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष किसी भी चाइल्ड को रखा जाता है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उस बालक के क्या इंक्वायरी कंडक्ट करता है। इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में सेक्शन 17 और सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास करेगा। मैंने आपको यहां पर भी बताया, देखो कि इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में सेक्शन 17 या सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि
अगर इंक्वायरी कंडक्ट करनी है तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, मिनिमम बेसिकली उसका इंक्वायरी कंप्लीट होने का टाइम पीरियड है कि 4 मंथ्स में कंप्लीट होनी चाहिए। अगर 4 मंथ्स में कंप्लीट नहीं हो रही है तो उसको 2 महीने का टाइम और दे दिया जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि 6 महीने में तो एनी हाउ कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी असेसमेंट बेसिकली हीनियस ऑफेंसेस में होता है। और हीनियस ऑफेंसेस कौन से, जिस जो बालक है जिसने बेसिकली एज कंप्लीट कर ली अपनी 16 ईयर्स की, या जिस जो एबव 16 ईयर्स है, तो वो बेसिकली उस बालक के द्वारा अगर हीनियस ऑफेंस कमिट किया जाता है तो उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट प्रारंभिक निर्धारण किया जाता है। और उसका टाइम पीरियड कितना है, 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है कि भाई कोई भी जो बालक है, ठीक है ना, उसकी इंक्वायरी अगर पिटी ऑफेंस की है, ठीक है ना, और वो 6 महीने में मतलब एक्सटेंडेड टाइम में भी कंप्लीट नहीं होती है, तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी, जो इंक्वायरी होगी, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और अगर हीनियस और सीरियस ऑफेंस है तो उसकी इंक्वायरी अगर एक्सटेंडेड टाइम में मतलब 6 मंथ में भी कंप्लीट नहीं होती है तो सीजीएम या सीएमएम रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद में उस इंक्वायरी को क्या कर देंगे, इसका टाइम पीरियड जो है बेसिकली बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये है कि जो इंक्वायरी जब की जाएगी तो उनका डिस्पोजल किस मैनर में किया जाएगा। जो पिटी ऑफेंस रहेंगे उसकी इंक्वायरी कैसे की जाएगी, कैसे की जाएगी, समरी मैनर में की जाएगी। और सीरियस ऑफेंस रहेंगे उसकी इंक्वायरी कैसे की जाएगी, सम्मान मैनर में की जाएगी। सम्मान मैनर के जो प्रोसीजर दिया गया सीआरपीसी में उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। और हीनियस ऑफेंस रहेंगे तो उसकी 2 प्रकार से दिए गए कि भाई अगर कोई भी चाइल्ड है जिसकी 16 ईयर्स एज जो है 16 ईयर्स से कम है तो उसको सम्मान मैनर की तरह डील किया जाएगा, सम्मान मैनर की तरह उसकी इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स होंगी। और अगर कोई भी बालक जिसने 16 साल से अब आप 16 साल की एज कंप्लीट कर ली है तो उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा, उसका प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, है ना। ये चीजें इंक्वायरी की बात की गई है। लेकिन इंक्वायरी करने के दौरान में या फेयर एंड स्पीडी ट्रायल के लिए जो बोर्ड है किन किन चीजों का ध्यान रखेगा, ये थोड़े जो 2-4 पॉइंट दिए गए हैं कि भाई किसी प्रकार का इल ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए बालक के। जब भी इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी तो किसी भी प्रकार का इल ट्रीटमेंट मतलब कि उसके साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा, एडवोकेट के द्वारा, ठीक है ना, किसी के द्वारा भी उसके साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि भाई जो भी अपन प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो सिंपल मैनर में होना चाहिए, अपन उसको एज ए अपराधी डील नहीं करें। बेसिकली जो अपन ऐसे कोई भी जो ऑफेंडर्स होते हैं उनकी तरह डील ना करें, वो सिंपल मैनर में उसकी प्रोसीडिंग्स को डील करेंगे, ठीक है ना। फिर है चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा कि भाई ताकि बेसिकली बच्चे के हित के लिए, क्या बच्चे के हित के लिए या बच्चे को रिफॉर्म करने के लिए या फिर प्रोसीडिंग्स में इजीली प्रोसीडिंग्स को इजीली करने के लिए उसको चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया जाएगा ताकि बच्चा अपना जो पॉइंट्स हैं वो इजीली बता पाए। और अगर उसको एक अपराधी की तरह डील किया जाएगा तो फिर वो कहीं ना कहीं डरेगा, कहीं ना कहीं किसी ना चीज को नहीं मतलब बताने में हिचकिचाएगा, तो इस वजह से उसके क्या चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया जाएगा। फिर है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक रूल है कि दोनों पक्षकारों को सुना जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि चाइल्ड है उसको सुनने का अधिकार दिया जाएगा, क्या चाइल्ड को सुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जानी चाहिए, उसको भी सुना जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक पक्ष को सुनने के बाद में ऑर्डर पास कर दिया जाए, यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि भाई आप बच्चे को भी सुनोगे, ठीक है ना। तो ये सेक्शन 14 की बात करता है। अब सेक्शन 14 में बोला कि सेक्शन 14 में जैसे इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी तो सेक्शन 17 और 18 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास किए जाएंगे। तो सेक्शन 17 और 18 क्या बोलता है, सेक्शन 17 बोलता है कि अगर किसी भी बालक के द्वारा, किसी भी बच्चे के द्वारा किसी भी ऑफेंस इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लगता है कि कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया गया इस बालक के द्वारा, ठीक है ना, तो उस बालक की क्या उस बालक को किसी भी प्रकार का ऑर्डर पास कर दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। मतलब उस बालक को ऑर्डर पास कर दिया जाएगा कि भाई हाँ इसने ऑफेंस कमिट नहीं किया है तो इसको या तो रिलीज किया जाए, जो भी उसकी मतलब टू दैट इफेक्ट, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। या अगर उस बालक को किसकी जरूरत है, किसी भी देखरेख या संरक्षण की आवश्यकता है, नीड इन केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो उस बालक को कमिटी के पास में रेफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसके पास में, कमिटी के पास में। क्यों क्यों कर दिया जाएगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि 2 प्रकार के चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और एक होता है चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। तो अब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को कौन डील कर रहा है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, और चिल्ड्रन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन को कौन डील करता है, सीडब्ल्यूसी, मतलब कि एक जो कमेटी होती है वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, वो कमेटी डील कर रही है, ठीक है ना। तो उस कमेटी के पास में भेज दिया जाएगा। आप कमेटी उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास करेगी, किसी बच्चे को किसी भी इंस्टीट्यूशन में रखना है, किसी भी फिट फैसिलिटी या फिट पर्सन के पास में रखना है, वो अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास कर देंगे, ठीक है। ये तो सेक्शन 17 है कि अगर कोई भी ऑफेंस नहीं किया गया किसी बालक के द्वारा में तो उस प्रकार के ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। सेक्शन 18 बोलता है कि अगर ऑफेंस कमिट किया है, उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखी, ठीक है ना,
कि भाई ऑफेंस कम्पिटिटिव ऑफेंस या सीरियस हीनियस ऑफेंस कमिट किया गया है। दोनों सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद में उनको लगता है कि भाई इसने ऑफेंस तो कमिट किया है, ठीक है ना, तो उसके ऑर्डर पास कर दिए जाएंगे। ये कुछ ऑर्डर्स की लिस्ट है बेसिकली कि भाई ये प्रकार के ऑर्डर्स पास किए जाएंगे। अब कौन कौन से ऑर्डर्स पास किए जाएंगे कि भाई उस बच्चे को क्या, या तो बोल दिया जाएगा भाई आप घर जाएं, कब, या तो एडवाइस या एडमोनिशन, या तो उसको एक प्रकार की सलाह दे दी जाए, ठीक है, या भर्त्सना पे छोड़ दिया जाए। भर्त्सना क्या होता है, अपन ने प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट में देखा था कि भर्त्सना का मतलब होता है कि डांट फटकार के छोड़ देना। क्या, डांट फटकार के छोड़ देना कि भाई हाँ आपने अभी किसी प्रकार का ऑफेंस कमिट किया है, ध्यान रखें आप को डराया धमकाया जाएगा थोड़ा सा और उसको थोड़ा छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि या उसको किसी प्रकार की एडवाइस या सलाह दी जाएगी और ये करने के बाद में उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको रिलीज कर दिया जाएगा, भाई हाँ आप घर जाओ, ठीक है ना, डरा धमका के या थोड़ा डांट फटकार के उसको बोल दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज है टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप काउंसलिंग। जो ग्रुप काउंसलिंग मतलब कि 10 20 50 लोग जो हैं बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी काउंसलिंग में, तो उस बालक को एक ऑर्डर दे दिया जाएगा भाई आपको भी इन काउंसलिंग्स में क्या है पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना। थर्ड चीज क्या है कि कम्युनिटी परफॉर्म द कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज का मतलब देखो बीएनएस में अभी एक कम्युनिटी सर्विसेज जो पनिशमेंट है वो इंक्लूड की गई है। क्या बीएनएस में एक कम्युनिटी सर्विस की जो पनिशमेंट है वो इंक्लूड की गई है। तो यहां पर जे एक्ट में पहले से ये चीज मेंशन की हुई है कि भाई आपको सामुदायिक सेवा की, जैसे कि होता है ना कि आप किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारे में आपको बोल दिया जाए कि भाई आप यहाँ पे सेवाएं प्रस्तुत अपनी सेवाएं दें, ठीक है ना, या किसी भी एक ऑर्फनेज या किसी भी जगह जहां पर मतलब वेलफेयर की बात की जाती है, तो वहां पर अगर आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पे आप कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है ना, अपनी सेवाएं दें, एक तरह से आपको सुधारने के लिए किया जा रहा है, किसके लिए, रिफॉर्म करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। अब एक है कि उसको प्रोबेशन पे छोड़ देना। जब अपन ने प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट पढ़ा था तो प्रोबेशन पे भी परिवीक्षा, प्रोबेशन का मतलब क्या होता है, परिवीक्षा मतलब कि उस व्यक्ति को बोल के कि भाई आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपने, हमें ये तो पता है कि आपने ऑफेंस कमिट किया है और हम आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपसे किसी प्रकार का एक बॉन्ड जो है एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपको वापस से बुला लिया जाएगा, ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या है प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाएगा, है ना। क्यों कि भाई उसका आचरण कैसा था, गुड, उसका आचरण क्या था, अच्छा था, इस वजह से उसको प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाएगा। अब छोड़ने का मतलब क्या है कि उसको रखा जाएगा, किसके पास में रखा जाएगा, या तो फिट पर्सन के पास में रखा जाएगा, ठीक है ना, या पेरेंट्स या गार्जियन के पास में रखा जाएगा। क्या उस बालक को प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाएगा, या तो उसको फिट पर्सन के पास में रखा जाएगा या उसको पेरेंट्स या गार्जियन के पास में रखा जाएगा। अब पेरेंट्स एंड गार्जियन के पास में रखने के मतलब बेसिकली जब वो है तो जो जुवेनाइल जस्टिस जो बोर्ड है जो ऑर्डर पास करेगा, क्या उनको उन व्यक्तियों से जिनके पास में उस बालक को रखा जा रहा है उनसे एक एग्जीक्यूट करवाएगा, क्या बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगा। अब कितना, 3 साल के लिए, भाई आप 3 साल के लिए इनसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगा। अब वो बॉन्ड जो है विद और विदाउट श्योरिटी हो सकता है, क्या विद और विदाउट श्योरिटी हो सकता है, ध्यान रखें विद और विदाउट श्योरिटी हो सकता है। फिर है रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, ठीक है ना। अब सेम चीज है लेकिन वहां पे क्या बोल रहा है कि भाई वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा रहा है किस चीज के लिए, उस बालक के फिट मतलब गुड फेथ में, बालक के गुड फेथ के लिए उससे बॉन्ड साइन करवा रहा है। यहां पर भी क्या है कि भाई उसको प्रोबेशन पे छोड़ा जा रहा है लेकिन किसके पास में रखा जाएगा, फिट फैसिलिटीज के पास में रखा जाएगा। कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 साल के लिए। 3 साल के बाद में आपको भाई आप वापस आ जाओ, ठीक है ना, क्या आप वापस आ जाओ, तो 3 साल के लिए उसको फिट फैसिलिटीज के पास में रखा जाएगा। नेक्स्ट है कि भाई इसको स्पेशल होम, कहां, स्पेशल होम भेज दिया जाएगा, उस बालक को स्पेशल होम भेज दिया जाएगा। कितने टाइम पीरियड के लिए, सेम चीज कि भाई 3 साल के लिए उसको स्पेशल होम में भेज दिया जाएगा। और स्पेशल होम भेज दिया जाएगा, क्यों भेज दिया जाएगा, ताकि उसको रिफॉर्म किया जा सके, उसका डेवलपमेंट किया जा सके, स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, उसका सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, उसकी जो उसको डी एडिक्शन प्रोग्राम्स दिए जा सके, ये सारी चीजों के लिए उसका क्या किया जाएगा, उसको भेज दिया जाएगा। कहां पर, स्पेशल होम में, 3 साल के लिए, ठीक है ना। ये सारे ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। अब ये बोला कि भाई और भी ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं, कौन कौन से ऑर्डर पास किए जा सकते हैं कि या तो बोल देगा भाई आप ना स्कूल ज्वाइन करो, स्कूल को अटेंड करो, ठीक है ना। दूसरा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, क्या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर मतलब कि बेसिकली जो व्यावसायिक जो केंद्र होते हैं ना उनको अटेंड करने के लिए बोल सकते हैं। कौन से, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये मतलब व्यावसायिक केंद्र जो है उनको अटेंड करने के लिए बोल सकते हैं। थेरेपिक सेंटर मतलब
स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी सेंटर्स होते हैं उनको अटेंड करने के लिए बोल सकते हैं, या उस बच्चे को प्रोहिबिट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाने के लिए। क्या पर्टिकुलर प्लेस पे जाने के लिए उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है कि आप बार बार जहां पे जा रहे हो वहां पे आप उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है ना। या उसको किसी प्रकार का क्या है एडिक्शन है, मतलब वो लत लगी हुई है उसको किसी प्रकार की, ड्रग्स वगैरह की या अल्कोहलिक या किसी भी चीज की, तो उसको क्या है डी एडिक्शन प्रोग्राम में डाल दिया जाएगा। कहां पर डी एडिक्शन प्रोग्राम में डाल दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या किए जाएंगे ऑर्डर पास किए जाएंगे। लेकिन अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लगता है कि इस बालक की जो ट्रायल है एज एन एडल्ट की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए एज एन एडल्ट की जानी चाहिए, तो उस बालक को चिल्ड्रंस कोर्ट के पास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। 18 क्लॉज 3 में चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अपन ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जब प्रोसीजर पढ़ा था तो ध्यान है आपको कि मैंने आपको बताया था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो अपना ऑर्डर पास करता है या 18 क्लॉज 3 में जो ऑर्डर पास करता है तो उसके लिए मिनिमम 3 बंदों का होना जरूरी है, 3 मेंबर्स का होना जरूरी है, जिसमें से प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का होना जरूरी है। तो ये जो चीजें हैं सेक्शन 18 क्लॉज 3 में भी दी गई थी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि 18 क्लॉज 3 में एक ऑर्डर पास किया जाएगा कि कोई भी बालक का ट्रायल जो है उसका विचारण जो है एज एन एडल्ट किया जाना है, मतलब वयस्क की तरह किया जाना है, उसके चाइल्ड की तरह विचारण नहीं किया जाना है। तो उसको कहां भेज दिया जाएगा चिल्ड्रन कोर्ट के पास में भेज दिया जाएगा। इतना समझ में आ गया कि भाई सेक्शन 17 और 18 जो है किसकी बात कर रहा है, जो ऑर्डर्स पास किए जाएंगे इंक्वायरी होने के बाद में। तो अपन ने कहां कहां से डील कर लिया, देखिए अपन ने क्या डील कर लिया कि भाई एप्रीहेंशन हो गया किसी बालक का, ठीक है ना, और एप्रीहेंशन के रिगार्डिंग और बोर्ड के समक्ष पेश भी कर दिया उसको और उसकी इंफॉर्मेशन भी दे दी, ठीक है ना। अब जब जेजेबी के सामने जब पेश किया गया, ठीक है ना, तो उसकी इंक्वायरी जेजेबी ने कंडक्ट कर दी और जेजेबी ने उसकी सेक्शन 17 और सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास भी कर दिया, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब सेक्शन 22 क्या बोल रहा है, सेक्शन 22 क्या बोल रहा है कि जो बोर्ड है उस बालक से किसी भी प्रकार का बॉन्ड साइन नहीं करवाएगा उस बालक से, मतलब कि जो चैप्टर 8 है सीआरपीसी का, कौन सा चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। चैप्टर 8 जो है सीआरपीसी का वो बॉन्ड से रिलेटेड है, मतलब कि गुड बिहेवियर के लिए, पीस के लिए किसी भी व्यक्ति से ना क्या एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा, ठीक है ना। तो 106 से लेके, ठीक है ना, वैसे तो 121, 122, 123, 124 तक दिया गया, लेकिन बॉन्ड जो लिए जाते हैं बेसिकली वो 110 के सेक्शंस प्रोविजंस में लिए जाते हैं और 101 सेक्शन 117 भी है, ठीक है ना, और 111 भी है, ठीक है। तो ये जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग बॉन्ड साइन कराया जाता है, बॉन्ड लिया जाता है, ठीक है ना, विद और विदाउट श्योरिटी। 110 में है जो बेसिकली विद श्योरिटीज है, बाकी विदाउट श्योरिटीज है, ठीक है। तो यहां पर वो जो चैप्टर 8 है सीआरपीसी का वो जे एक्ट पे, मतलब कि जो बालक है चाइल्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट लॉ उसके ऊपर लागू नहीं होता है। सेक्शन 22 इतनी सी बात बोलता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन बेसिकली फ्रेम हो जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने डील कर लिया, क्या डील कर लिया अपन ने, ये जो पार्ट है अपन ने डील कर लिया, ठीक है, कि भाई एप्रीहेंड सेक्शन 10 में किया गया, उसकी इंफॉर्मेशन सेक्शन 13 में दी गई, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इंक्वायरी कंडक्ट की और सेक्शन 17 और 18 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास किया गया और सेक्शन 22 में क्या है बॉन्ड साइन कराया गया, ये चीजें दे दी गई। अब सेक्शन 21 है, बेसिकली दोनों में डील हो रहा है, और ये सेक्शन 18 का जो क्लॉज 3 जो अपन ने पढ़ा था, 18 का क्लॉज 3 जो पढ़ा था ना ये, और प्रिलिमिनरी असेसमेंट के दौरान क्या है बेसिकली चिल्ड्रन कोर्ट के पास में उस किस चीज को यहां से 18 के क्लॉज 3 में जो चिल्ड्रन कोर्ट के पास में भेजा जा रहा है, ठीक है ना। और अगर प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद में अगर बोर्ड को लगता है तो वो बोर्ड जो है 18 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास कर सकती है, तो वो उसके बाद में चिल्ड्रन कोर्ट के पास में भेजा जाता है, कौन बालक। तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखो सेक्शन 15 क्या बोलता है। सेक्शन 15 बोलता है कि भाई कोई भी बालक के द्वारा, किसी भी चाइल्ड के द्वारा जिसकी एज कितनी है बिलो 18 ईयर्स, तो उस बालक ने ऑफेंस कमिट किया है, कौन सा है हीनियस ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस कमिट किया है हीनियस ऑफेंस कमिट किया है। अब देखें हमने जब डेफिनेशंस का पार्ट पढ़ा था तो उसमें क्या डेफिनेशंस का जो पार्ट पढ़ा था तो उसमें 3 प्रकार के ऑफेंस बताए थे, पिटी ऑफेंस, ठीक है, सीरियस ऑफेंस और हीनियस ऑफेंस, ठीक है, ये 3 पार्ट पढ़े थे। पिटी ऑफेंस में भाई मिनिमम जिसका मैक्सिमम जिसका पनिशमेंट
कितना है 3 साल है। ध्यान रखें कितना पड़ा था, मैक्सिमम जिसका पनिशमेंट 3 साल है, ठीक है ना। और सीरियस ऑफेंस, घोर अपराध जिसको बोलते हैं सीरियस ऑफेंस, मतलब कि जिसका मिनिमम कितना है 3 साल और मैक्सिमम कितना जा रहा है 7 ईयर्स, ठीक है। तो जिसका ऑफेंस, जिसने किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट किया और उसका सजा कितनी है 3 साल से 7 साल। और कोई भी हीनियस ऑफेंस का मतलब जघन्य अपराध जिसको बोलते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, ठीक है ना। तो हीनियस ऑफेंस में अपन ने कौन सा पढ़ा था कि भाई 7 साल से, अब यहां पे मिनिमम 7 ईयर्स है, तो 7 ईयर से या 7 ईयर से ऊपर जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो वो हीनियस ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ ये वाला जो ऑफेंस है किसी भी बालक के द्वारा किया गया है, कौन से बालक के द्वारा, जिसकी एज जो है क्या है 16 ईयर कंप्लीट कर ली है उसने, या वो 16 ईयर से अबव है, क्या या तो उसने 16 ईयर्स एज कंप्लीट कर ली है या वो 16 ईयर से अबव है, तो उस बालक की क्या की जाएगी, प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा। अब प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्या होता है, क्या प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में प्रारंभिक निर्धारण। ठीक है, प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा। अब प्रारंभिक निर्धारण किया कैसे जाता है, पॉइंट ये है कि भाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है प्रारंभिक निर्धारण तो कर लेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की मेंटल कैपेसिटी और फिजिकल कैपेसिटी, क्या मेंटल कैपेसिटी और फिजिकल कैपेसिटी को देखना है कि भाई मैं हूं, मान के चलते हैं कि कोई भी ए व्यक्ति है, क्या कोई भी ए व्यक्ति है जिसकी एज है कितनी 16 ईयर्स प्लस, ठीक है, मतलब अब 16 ईयर्स है, उसने 16 साल की उम्र जो है कंप्लीट कर ली है। तो अगर उस ए नाम के व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट कर किया, अब उसका प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा, प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा। क्या देखा जाएगा कि उस व्यक्ति ने, ए नाम के व्यक्ति ने जब ऑफेंस कमिट किया था तो उस व्यक्ति की मेंटल कैपेसिटी या उसकी फिजिकल कैपेसिटी क्या थी, ठीक है ना। क्या किसके रिगार्डिंग, जब उसने एक्ट किया तो वो मेंटली सही था कि नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने ड्रंक था, उस कंडीशन में उसने अपराध कारित किया, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि भाई उसको डराया धमकाया गया हो, ठीक है ना, मतलब किसी भी प्रकार की चीज हो सकती है। तो मेंटल कंडीशन देखी जाएगी उस व्यक्ति की, ठीक है ना। अब फिजिकल कैपेसिटी में शारीरिक क्षमता कि वो जो ऑफेंस कमिट किया गया है उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए उसके पास में फिजिकल कैपेसिटी थी कि नहीं थी, ठीक है ना। तो ये चीज देखी जाएगी। अब ऑफेंस कमिट करने के टाइम पर, ऑफेंस कमिट कारित करने के टाइम पर बेसिकली उस व्यक्ति का कि जो ऑफेंस किया गया था वो उसको क्या कर रहा था, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कि उसको समझ पा रहा था कि जो मैं ऑफेंस या एक्ट जो करने जा रहा हूं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, उसके परिणाम क्या रहेंगे। भाई मैंने जो एक्ट किया है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये विधि का उल्लंघन कर रहा है, मतलब मैं किसी विधि का उल्लंघन कर रहा हूं, ये कोई ना कोई अपराध है की श्रेणी में आ रहा है, ठीक है ना। उसका परिणाम समझ में आ रहा है उस व्यक्ति को, तो उसकी फिजिकल कैपेसिटी हो गई, सॉरी मेंटल कैपेसिटी हो गई। दूसरी चीज क्या है कि सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस, कि उस बच्चे ने, उस बालक ने कौन सी परिस्थितियों में वो अपराध किया है, ठीक है ना, कौन सी परिस्थितियों में अपराध किया है। मान के चलते हैं कि वो बहुत सारा ड्रंक था, ठीक है ना, और उसने उस बालक ने या उस बालक को जबरदस्ती किसी ने ड्रग्स दे दिया, दारू पिला दिया, जो भी है, ठीक है ना, ड्रंक था बेसिकली। और उसने उन परिस्थितियों में उस बालक ने क्या किया है, कोई भी ऑफेंस कमिट किया है, कौन सा हीनियस ऑफेंस कमिट किया है। तो उस केस में उसका बेसिकली निर्धारण किया जाना है। तो इन चीजों को देखेगा कौन, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उसकी मेंटल फिजिकल कैपेसिटी को देखेगा कि भाई ऑफेंस कारित करने के टाइम पर, ऑफेंस कमिट करने के टाइम पर, एक्ट करने के टाइम पर उसकी मेंटल या फिजिकल कैपेसिटी क्या थी, क्या उस एक्ट को वो समझ पा रहा था, ठीक है ना, या उसके परिणामों को समझ पा रहा था, या उसकी परिस्थिति कौन कौन सी थी जब उसने कोई किसी प्रकार का ऑफेंस कमिट किया। इन चीजों को ध्यान रखेगा, ठीक है ना। अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लगता है, क्या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लगता है कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो है किया गया है और इस बालक का असेसमेंट जो बेसिकली इसका जो प्रोसीडिंग्स का डिस्पोजल है कैसे किया जाना चाहिए, सम्मान मैनर की तरह, क्या सम्मान मैनर की तरह उसका किया जाना चाहिए। मतलब बोर्ड सेटिस्फाई हो जाता है किससे, प्रिलिमिनरी असेसमेंट से। क्या बोल रहा हूं कि बोर्ड अगर सेटिस्फाई हो जाता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट से और उसको लगता है कि इसका जो इसकी प्रोसीडिंग्स का डिस्पोजल कैसे किया जाना है, सम्मान मैनर की तरह किया जाना है, सम्मान केस की तरह किया जाना है। अपन ने अभी सेक्शन 14 में पढ़ा है कि सम्मान मैनर और समरी मैनर ये वगैरह वगैरह इन चीजों को पढ़ा है। तो
प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद में अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लगता है या वो सेटिस्फाई हो जाता है तो उसकी प्रोसीड्यूर को कैसे डील करेगा, सम्मन केस की तरह डील करेगा। इतनी सी चीज समझ में आई। नेक्स्ट चीज है कि अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट के दौरान कोई भी ऑर्डर पास किया, प्रिलिमिनरी असेसमेंट में कोई भी ऑर्डर पास किया, ठीक है ना, उस ऑर्डर की अपील हो सकती है कहां पर, सेक्शन 101 क्लॉज 2 में। सेक्शन 101 क्लॉज 2 में उसकी अपील की जा सकती है। सेक्शन 101 क्लॉज 2 में उसकी अपील की जा सकती है। अब 101 में कहां क्या दिया गया है कि भाई उसकी अपील जो है कोर्ट ऑफ सेशन में की जाएगी। कहां की जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन में उसकी अपील की जाएगी, ठीक है ना। अपन जब 101 पढ़ेंगे तो डिटेलिंग में पढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखें कि प्रीलिमिनरी असेसमेंट जब किया गया और कोई भी ऑर्डर पास किया गया तो उस ऑर्डर का से एग्रीव्ड व्यक्ति जो है, ऑर्डर से जो एग्रीव्ड चाइल्ड जो है उसका अपील कर सकता है कहां पर, कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है ना, इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज है, जब असेसमेंट करेगा बोर्ड, क्या बोर्ड जब असेसमेंट करेगा किसका, बालक का, तो वो क्या है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइको सोशल वर्कर्स जो रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइको सोशल वर्कर्स रहते हैं, उन जो एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट या साइको सोशल वर्कर्स जो रहते हैं उनका क्या ले सकता है, उनकी बेसिकली क्या ले सकता है, असिस्टेंस ले सकता है। क्या ले सकता है, असिस्टेंस ले सकता है कि भाई हाँ मुझे इनकी असेसमेंट करने में मदद चाहिए, तो वो किसी प्रकार का असिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो है कोई ट्रायल नहीं है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट ट्रायल नहीं है, ये एक प्रकार की इंक्वायरी ही है। क्या चीज देखने के लिए कि बच्चे ने ऑफेंस जब कमिट किया तो उसकी मेंटल या फिजिकल कैपेसिटी कैसी थी, ये एक प्रकार की इंक्वायरी, ट्रायल कंसीडर नहीं किए जाएंगे। यहां से भी प्री का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 15 हो गया। अब मैंने बोला कि जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो किया गया है बोर्ड के द्वारा, तो बोर्ड जो है सेक्शन 18 क्लॉज 3 का ऑर्डर पास कर सकता है जब प्रारंभिक निर्धारण होने के बाद में। कौन सा, 18 क्लॉज 3, सेक्शन 18 क्लॉज 3। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि सेक्शन 18 क्लॉज 3 क्या बोलता है कि अगर कोई भी बालक ने हीनियस ऑफेंस कमिट किया है और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लगता है कि इस बालक का विचारण जो है, इसका ट्रायल जो है एज एन एडल्ट किया जाना चाहिए, वयस्क की तरह किया जाना चाहिए, तो उस बालक को चिल्ड्रन कोर्ट के पास में भेज देगा। कहां भेज देगा, चिल्ड्रन कोर्ट के पास में भेज देगा, ठीक है ना। ये सेक्शन 18 में भी पढ़ा था जो क्लॉज 3 बोलता है, और सेक्शन 15 में भी बोल रहा है कि भाई अगर प्रिलिमिनरी असेसमेंट करने के बाद में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लगता है तो वो सेक्शन 18 क्लॉज 3 का ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है ना। अब मान के चलते हैं कि कोई बालक जो है चिल्ड्रन कोर्ट के पास में भेज दिया गया, 18 क्लॉज 3 का ऑर्डर पास कर दिया गया, ठीक है। अब 18 क्लॉज 3 का ऑर्डर पास कर दिया गया, अगर चिल्ड्रन कोर्ट के पास में उसका रिसिप्ट आ गई, बेसिकली उसको भेज दिया गया, तो चिल्ड्रन कोर्ट को लगता है कि उस बालक का जो ट्रायल है एज एन एडल्ट किया जाना चाहिए। क्या, उस बालक का जो ट्रायल है एज एन एडल्ट किया जाना चाहिए, क्या, एज एन एडल्ट किया जाना चाहिए, तो वो सेक्शन 21 या सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास कर देगा, जो अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास कर देगा, 21 के अकॉर्डिंग या सेक्शन 91 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास कर देगा। 19 तो सेक्शन खुद ही है, ठीक है ना, तो सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग मतलब खुद अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास कर देगा, जिसमें वो इंडिविजुअल केयर प्लान वगैरह वगैरह इंक्लूड करेगा, ठीक है। अब सेक्शन 91 ये हो, सेक्शन 19 ये हो गया, और सेक्शन 21 को अपन थोड़ी देर में अपन डील करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन, अगर कोई भी व्यक्ति को, कोई भी चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्रायल किया जाना है, वयस्क की तरह उसका विचारण किया जाना है, तो विचारण करने के बाद में सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग या सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और अगर लगता है कि ट्रायल जो वयस्क की तरह नहीं किया जाना है, क्या, वयस्क की तरह ट्रायल उसका नहीं किया जाना है, तो सेक्शन जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है, जो इंक्वायरी कंडक्ट करता है, वैसे जो चिल्ड्रन कोर्ट है इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। क्या बोल रहा हूं, जब लगता है जो चिल्ड्रन कोर्ट को कि इस चाइल्ड का विचारण जो है वयस्क की तरह नहीं किया जाना है, तो वो जो बोर्ड जिस प्रकार से इंक्वायरी कंडक्ट करता है, तो चिल्ड्रन कोर्ट वैसे ही इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और फिर सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास करेगा। क्या, फिर सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास करेगा। इतनी सी चीज समझ में आई कि भाई अगर विचारण जो है वयस्क की तरह किया जाना है तो 21 या 19 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास कर देगा, नहीं किया जाना है तो सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास करेगा, क्या, इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई जो चिल्ड्रन कोर्ट है, अगर चिल्ड्रन कोर्ट ने ऑर्डर पास किया
यहां पर भी ऑर्डर पास किया, यहां पर भी ऑर्डर पास किया, किसी प्रकार का जो भी ऑर्डर पास किया, तो इनको ऑर्डर पास करने के टाइम पे जो फाइनल ऑर्डर रहेगा उसमें इंडिविजुअल केयर प्लान, क्या इंडिविजुअल केयर प्लान इंक्लूड रहेगा। अब इंडिविजुअल केयर प्लान क्या होता है, मतलब चाइल्ड को रिफॉर्म करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए एक प्लान होता है। ठीक है, तो अगर चिल्ड्रन कोर्ट क्या है कि किसी प्रकार का ऑर्डर पास अगर करता है, तो ऑर्डर पास करने के जो फाइनल ऑर्डर पास करता है उसमें इंडिविजुअल केयर प्लान रहता है। अब इंडिविजुअल केयर प्लान क्या होता है कि भाई किसी बच्चे को किस प्रकार से रिफॉर्म किया जाना है, उसको किस प्रकार से रिहेबिलिटेट किया जाना है। ठीक है, तो उसमें सारी चीजें रहेंगी कि उसका स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाना है, उसका डी एडिक्शन प्रोग्राम कैसे रहेगा, उसको एजुकेशन कैसे दी जाएगी, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो उस इतना ध्यान रखना कि उस इंडिविजुअल केयर प्लान में ये चीजें रहेंगी। फिर है कि अगर चिल्ड्रन कोर्ट को लगता है कि ये जो बालक है, चाइल्ड जो है, ये विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, तो उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी, प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज दिया जाएगा। कहां भेज दिया जाएगा, ध्यान रखें, प्लेस ऑफ सेफ्टी में। कब तक, 21 साल की एज कंप्लीट होने तक उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा, और 21 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो उसको जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि भाई हीनियस ऑफेंस है। क्या, देखो स्टूडेंट, हीनियस ऑफेंस कमिट करने के बाद में अगर बोर्ड चिल्ड्रन कोर्ट को लगता है, तो चिल्ड्रन कोर्ट जो है चाइल्ड को प्लेस ऑफ सेफ्टी भेज देगा, और उसके बाद में उसको कहां भेज देगा, 21 साल कंप्लीट होने के बाद में कहां भेज देगा, जेल भेज देगा। ठीक है, अब उसके बाद में जो चिल्ड्रन कोर्ट है ये इंश्योर करेगा, जो उसका पीरियोडिक फॉलोअप रहेगा। पीरियोडिक फॉलोअप मतलब कि भाई जिस बालक को किसी भी इंस्टीट्यूशन में रखा जा रहा है या प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जा रहा है, कहीं भी उस बालक को रखा जा रहा है, तो उसका ईयरली बेसिस एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। और किसके द्वारा रिपोर्ट बनाई जाएगी, देखो, प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा, सोशल वर्कर के द्वारा। अब कब बनाई जाएगी, हर एक साल में उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी, और किसके सामने पेश की जाएगी, चिल्ड्रन कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। और उसके बाद में उस बालक को बेसिकली कहाँ रिपोर्ट को कहाँ भेजा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा, जो वो नीडफुली एक्शंस लेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज कंप्लीट हुई। अब ये बोल रहा है कि सेक्शन 19 कितनी सी बात बोल रहा है कि चिल्ड्रन कोर्ट के पास में क्या क्या पावर्स हैं, अगर उनको एज एडल्ट ट्रायल किया जाना है तो ये ऑर्डर पास कर देंगे, एडल्ट ट्रायल किया जाना तो सेक्शन 19 और 21 के अकॉर्डिंग पास कर देंगे, और नहीं किया जाना है तो 18 के अकॉर्डिंग पास कर देंगे, इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में। ठीक है ना, अब जो चिल्ड्रन कोर्ट है जो वो क्या है, फाइनल ऑर्डर जो पास करेगा उसमें इंडिविजुअल केयर प्लान इंक्लूड रहेगा, पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या है कि जो ऑर्डर रहेगा उस इंडिविजुअल केयर प्लान में क्या क्या चीजें होती है, उसका स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, उसको एजुकेशन क्या दी जाएगी, उसको रिफॉर्म कैसे किया जाएगा, रिहेबिलिटेट कैसे किया जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, फिर है कि भाई अगर चिल्ड्रन कोर्ट को लगता है कि भाई बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विधि का उल्लंघन करने वाला है, तो उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजा जाएगा। कहां पर, प्लेस ऑफ सेफ्टी में 21 ईयर्स तक, और उसके बाद में जो उसकी 21 ईयर कंप्लीट हो जाएगी तो उसको जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर है कि भाई चिल्ड्रन कोर्ट जो है बेसिकली उस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट में जो लॉ है उसके उसके कौन कौन से ऑर्डर पास नहीं किया जा सकते, क्या कौन कौन से ऑर्डर पास नहीं किया जा सकते, सेक्शन 21 में दिया गया है। और अगर किसी बालक है जिसने ऑफेंस कमिट किया है और उसने 21 इयर्स एज कंप्लीट कर लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो उसके बाद में क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सेक्शन 21 यही बात करता है कि अगर किसी भी बालक को कोई ऑफेंस कमिट करने के बाद में उसको सजा मिली एक तरह से, जिसको बोल सकते हैं अपन, तो उस सजा के दौरान उस बालक को किसी भी इंस्टीट्यूशन में रखा गया, फिट फैसिलिटीज में रखा गया या फिट पर्सन के पास में रखा गया, किसी इंस्टीट्यूशन में रखा गया, और उस इंस्टीट्यूशन में उस बालक ने 21 साल की एज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, 21 साल की एज तो कंप्लीट कर ली, लेकिन उसकी सजा अभी भी बाकी है, तो सेक्शन 20 उससे डील करेगा। ठीक है ना, अब जो बेसिकली जो बोर्ड है ये देखेगा कि भाई बालक जो है जिसने किसी प्रकार के सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज में अपना योगदान दिया है, उसमें किसी प्रकार के चेंजेस या रिफॉर्म हुआ है, ठीक है ना, या जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो बनाई गई है, तो उसमें उस बालक की सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को फॉलो करने के बाद में जो बोर्ड है बेसिकली वो ये देखेगा कि ये बालक जो है इसमें बदलाव आए हैं, चेंजेस हुए हैं, रिफॉर्म हुए हैं। ठीक है ना, ये पर इसने कम्युनिटी सर्विसेज भी परफॉर्म की है, तो उस बालक को क्या कर देगा, रिफॉर्म कर मतलब बेसिकली रिलीज कर देगा। क्या वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा कि भाई हाँ इस बच्चे में धीरे धीरे क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सुधरता जा रहा है। ठीक है ना, इसमें रिफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इस बालक को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे।
कुछ कंडीशंस इंपोज करने के बाद में, क्या कुछ कंडीशंस इंपोज करने के बाद में। नेक्स्ट चीज है कि अगर बोर्ड को लगता है कि नहीं बालक में किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं है, किसी प्रकार कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है, ना कम्युनिटी सर्विस में कोई भी योगदान दिया है, तो उसको क्या है बाकी की सजा काटने के लिए कहां भेज दिया जाएगा, बाकी की सजा के लिए उसको कहां भेज दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। सेक्शन 20 इतनी सी बात करता है कि भाई सेक्शन अगर किसी भी बालक ने जिसको सजा दी गई थी उसको 21 साल की एज कंप्लीट हो गई है और उसकी जो टर्म है अभी उसका जो सेंटेंस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको या तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा या फिर उसको जेल भेज दिया जाएगा। सेक्शन 20 इतनी सी बात करता है, ठीक है। सेक्शन 21 बोलता है कि कोई भी ऑफेंस कमिट करने किया गया है चाइल्ड के द्वारा तो जो बोर्ड है किस प्रकार के ऑर्डर्स पास नहीं कर सकता है, ठीक है ना। पहला है कि भाई डेथ सेंटेंस किसी भी चाइल्ड को नहीं दिया जाएगा, किसी भी चाइल्ड को डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। डेथ अगर डेथ सेंटेंस दे देने का मतलब समझ रहे हो आपकी किसी भी बच्चे को एक ऐसा पनिशमेंट दिया जा रहा है, सेंटेंस दिया जा रहा है जिसकी नीड ही नहीं है सोसाइटी में, ठीक है ना। दूसरी चीज है लाइफ इंप्रिजनमेंट। लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब कि आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा। अब आजीवन कारावास कैसा, विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज, कि भाई उसको रिलीज नहीं कराया जा सकता, क्या उसको रिलीज ही नहीं कराया जा सकता, ऐसा उसको एलआई की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो सेक्शन 21 ये बोलता है कि जुवेनाइल जस्टिस जो बोर्ड है ये दो प्रकार के ऑर्डर्स क्या है पास नहीं कर सकता है, डेथ सेंटेंस और लाइफ विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज, ये ऑर्डर्स पास नहीं कर सकता है। तो जो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ का जो प्रोसीजर था, जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या चिल्ड्रन कोर्ट कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि बच्चे को कैसे कैसे डील करेंगे, तो ये प्रोसीजर सेक्शन ये जो कंप्लीट वो जो बेसिकली जो प्रोविजन थे ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। देखो अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी थी, देखो अपन ने क्या है कि ये पढ़ लिया कि भाई चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है ना, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, उल्लंघन करने वाला बालक, ठीक है, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। अब अपन ने क्या पढ़ा कि भाई सेक्शन 10 में उस बालक को क्या किया गया, एप्रीहेंड किया गया, ठीक है। अब एप्रीहेंड करने के बाद में सेक्शन 13 में उसकी इंफॉर्मेशन दी गई। अब इंफॉर्मेशन किसको दी गई, पेरेंट्स को दी गई या गार्जियन को दी गई, ठीक है ना। और दूसरा किसको, जो प्रोबेशन ऑफिसर है या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है, उनको बोला गया कि भाई इस जो बालक है इसके पेरेंट्स या एंटीसीडेंट के रिगार्डिंग इसके फैमिली बैकग्राउंड की एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंप्लीट की जाए और सबमिट की जाए विद इन 2 वीक्स में, ठीक है ना। तो ये सेक्शन 10 का जो पूरा प्रोसीजर बताया गया था कि सेक्शन 10 के बाद में किसी बालक को गिरफ्तार करने के बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। कहां, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है क्या करेगा, इसकी इंक्वायरी करेगा, ठीक है ना। अब इंक्वायरी कहां की गई थी, सेक्शन 14 में इंक्वायरी अपन ने कंप्लीट की थी। अब इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद में सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास किए गए कि भाई सेक्शन 17 में कौन सा ऑर्डर पास किया गया कि कोई भी ऑफेंस अगर कमिट नहीं किया गया है तो उसको उस प्रकार से ऑर्डर पास कर दिए जाएंगे। और सेक्शन 18 में क्या था कि भाई अगर ऑफेंस कमिट किया है तो उस प्रकार से ऑर्डर पास कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और 18 क्लॉज 3 में ये बोला गया था कि भाई कोई भी व्यक्ति का, कोई भी बालक का अगर एजेंट ट्रायल मतलब जो एज एन एडल्ट ट्रायल किया जाना है, विचारण बहस की तरह किया जाना है, तो सेक्शन 18 क्लॉज 3 में ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब कौन कौन से ऑर्डर पास नहीं किए जा सकते, सेक्शन 21 में जो चीजें दी गई है कौन कौन सी कि भाई डेथ सेंटेंस से लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दिया जा सकता और उससे बॉन्ड साइन नहीं किया जा सकता। चैप्टर 8 जो है सीआरपीसी का वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा, सेक्शन 22 ये बोलता है। तो ये सेक्शन, ये पार्ट जो है बेसिकली खत्म हो गया यहाँ पर। अब तीसरी चीज अपन ने पढ़ी थी भाई कि भाई अब
कोई भी हीनियस ऑफेंस कमिट किया गया, हीनियस ऑफेंस कमिट किया किसी बालक के द्वारा, तो उसका क्या किया जाएगा, प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा। सेक्शन 15 में प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया गया। सेक्शन 15 में प्रिलिमिनरी असेसमेंट करने के बाद में बोर्ड ने अगर कोई भी ऑर्डर पास किया गया 18 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग, क्या 18 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास किया गया, तो उसको वही चिल्ड्रन कोर्ट के पास में भेज दिया जाएगा। चिल्ड्रन कोर्ट में पास में भेजने के बाद में चिल्ड्रन कोर्ट के पास में पावर दी गई है सेक्शन 19 में। अब सेक्शन 19 में वो ऑर्डर पास करेगा। अब कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकता है, कौन कौन से ऑर्डर पास नहीं कर सकता है, बेसिकली वो यहाँ दिया गया कि सेक्शन 20 में कि भाई अगर किसी भी व्यक्ति ने, बालक ने अगर ऑफेंस कमिट करने के बाद में उसको सजा दी गई और सजा देने के बाद में सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि भाई अगर बालक को ऑफेंस कमिट करने के बाद में सजा दी गई और सजा उसकी 21 ईयर्स तक उसने किसी भी इंस्टीट्यूशन में कंप्लीट कर ली, लेकिन सजा अभी बाकी है, तो उसको या तो रिलीज कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, और 21 में कि भाई डेथ सेंटेंस है अलाई नहीं दी जाएगी। ये चीजें दी गई थी। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर जो दिया गया है, प्रोसीजर किसका, जब किसी भी बालक ने विधि का उल्लंघन किया है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चिल्ड्रन कोर्ट, क्या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चिल्ड्रन कोर्ट का क्या प्रोसीजर रहेगा उस बालक के रिगार्डिंग, बालक के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है ना। इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। अपन ने कोई भी सेक्शन नहीं पढ़ा है, अपन ने कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, तो इस कॉन्सेप्ट को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट के लिए अपन आगे मिलेंगे, ठीक है ना। और बेसिकली अपन ध्यान रखेंगे कि भाई पीपीटी फॉर्म में बने, ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे, पीपीटीज आपको अवेलेबल रहे। थैंक यू सो मच गाइस।